Hi, a very good evening to all of you. Can you please drop in the chat box that am I audible to you? Guys, I, I'm talking to you. Okay, fine. Thank you so much for being interactive. Okay, okay. We'll just wait for 1-2 minutes more and then we'll start up with this chapter, law relating to torts. 2 मिनट 3 मिनट इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि नॉर्मली हमारा प्रैक्टिस ऐसा होता था ना कि जब हमें कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो जो प्रीवियस डे हमने किया होता है वो हम पहले रिविजन में लेते हैं। तो क्योंकि लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स इज अ न्यू चैप्टर, हमारे पास इसके रिलेटेड कुछ रिविजन के लिए नहीं है एंड दिस इज द रीजन वील जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स बिकॉज बच्चों की आदत हो सकती है कि वो 5-7 मिनट लेट ज्वाइन करते हो। ठीक है, तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स वगैरह के ही बारे में। फर्स्टली ये जो चैप्टर है ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 नंबर्स का आ सकता है इन द एग्जामिनेशन और ये डील बहुत सही है 5 नंबर के हिसाब से क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह की अगर बात करी जाए तो वो काफ़ी बड़े हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स यू विल हैव बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। बट एज फार एज लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज कंसर्न्ड, क्योंकि कंप्रेस्ड है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और मार्क्स जो डिजर्व करता है वो उससे ज़्यादा ही हमको पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। तो क्योंकि पेजेस कम हैं और कंटेंट आपका कम है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि ऐसे चैप्टर्स को उठा के पक्का किया जाए क्योंकि उसमें श्योरिटी ऑफ स्कोरिंग ज़्यादा हो जाती है बिकॉज द कंटेंट इज अ लिटिल लेसर। उस मायने से लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है फर्स्टली। सेकेंडली ये जो चैप्टर है ये आपको JIGL के सिलेबस में जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज एग्जीक्यूटिव में भी होगा। दिस चैप्टर विल बी देयर और डेप्थ ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई एज सच बहुत डिफरेंट डेप्थ नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी डेप्थ कंपैरेटिवली लेसर थी, बहुत सी बार मुझे ये बोल के छोड़ना पड़ता था कि दिस पार्ट विल बी डेल्ट इन दी एग्जीक्यूटिव, दो मुझे बोलना पसंद नहीं था लेकिन बोलना पड़ता था। बट इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स this would you will be hardly seeing such matters. So this is something a technical law would be, lekin we will try and relate all the technical terms into your normal life. That is how we will be proceeding in the law of torts. ठीक है, so as far as this chapter is concerned I think we are going to start with this. ठीक है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है यहाँ पे लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स के बारे में, एंड दैट इज कोई भी एक जैसे स्पेसिफिक एक्ट्स होते हैं, लिमिटेशन एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, GST का एक्ट हो गया, ठीक है, अलग अलग तरीके के एक्ट्स हैं। वैसे टॉर्ट्स का कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है फर्स्टली। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो आपके बेसिकली लॉज हैं, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को तो कवर नहीं करेंगे क्योंकि जो बच्चे थोड़ा सा पढ़कर बैठे हैं आई वुड स्टिल रेकमेंड कि आप क्लास में बैठा करें क्योंकि बहुत सी बार कुछ टेक्निकल एरर होता है लीगली चीज़ों को समझने में, वो एवेड हो जाता है जब आप किसी टीचर से समझ रहे होते हैं। सो एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न, अगर हम टॉट की बात करें तो टॉट का कोई एक स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन अलग अलग एक्ट से उसको डिराइव करके यहाँ पे कॉम्पिलेशन बनाया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें इंग्लिश लॉज ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो हम टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज देखते हैं टॉर्ट्स के अंदर, इवन जो आपकी टाइप ऑफ फिजिकल टॉर्ट्स आएंगे, बैटरी, असॉल्ट एक्सेट्रा, वो भी कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश लॉज के केसेस के बेसिस पर निकाले गए हैं। दैट इज क्वाइट सिंपल। So over here, you just have to understand, firstly, there is no particular one single enactment as far as tort is concerned. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया के केस में टॉर्ट्स के बारे में तो बहुत सारे डिफरेंट जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह भी इसको डील करेगा और भी दूसरी चीज़ें हैं जो कि गवर्न करने वाली हैं उसको। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझनी है। सबसे पहले अगर हम आते हैं इसके मीनिंग वगैरह पे टॉर्ट वर्ड के, इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉर्ट, ठीक है, तो बहुत सारे आंसर अब बच्चे कर सकते हैं। ऑफकोर्स सिविल रॉन्ग, ये तो आंसर लिख ही सकते हो ना, इतनी तो मेहनत कर लो, ठीक है। तो अगर हम टॉट की बात करें तो आपको एक बात समझनी है कि पहले बात तो जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का बन सकता है एग्जामिनेशन में वो ये वाला बनता है हमेशा कि ये जो वर्ड का डेरिवेशन है वो कौन सी लैंग्वेजेस से है, ठीक है। तो आपको कुछ बातें समझनी है। टॉट खुद में एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, टॉट क्या है, खुद में एक फ्रेंच वर्ड है, लेकिन इस टॉट वर्ड को भी कहीं से डिराइव किया गया और वो वर्ड क्या है, टॉचम, दैट इज दिस।
Tortum is a Latin word, whereas tort is a French word. So there was a Latin word called tortum, जिससे tort word निकला, जो कि क्या है, फ्रेंच वर्ड. इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगी तो ये रॉन्ग है, किसी भी प्रकार का रॉन्ग. ठीक है, अभी मैम क्रिमिनल रॉन्ग तो नहीं है, सिविल रॉन्ग है, मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन. हाँ, तो हम अभी आगे आकर डील करते हैं उससे, वो लिमिटेशन एक्ट्स वगैरह में बताया गया है. तो अभी यहाँ पे आपको क्लियरली समझना है कि टॉर्चम वर्ड जो था वो कहाँ से आया, लैटिन ओरिजिन से. क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. फिर उसके बाद आपका आता है टॉट वर्ड, जो कि कहाँ से निकल कर आया, आपके फ्रेंच ओरिजिन से. ठीक है, एंड देन देयर विल बी रॉन्ग, टॉर्चर वगैरह, किसी भी प्रकार का टॉर्चर, समझ लो, ऐसा वाला कुछ भी काइंड जिसमें कि आपको जेल में नहीं भेजा जा रहा, मतलब देयर इज नो क्राइम नहीं है, दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ क्राइम. लेकिन गलत तो है जी, देयर इज समथिंग विच इज रॉन्ग बट इज नॉट अ क्राइम. ठीक है, वो यहाँ पे कवर हो रहा है. ऑफ कोर्स सारी चीजों के लिए जेल नहीं भेजा जाता, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसा काम हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपने किसी के अगेंस्ट करी हो या फिर आपके अगेंस्ट किसी ने करी हो. तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रॉन्ग है अगर, तो वो टॉर्ट में कवर होगा. सिविल रॉन्ग है वो, अभी हम आगे उसको देखते हैं. तो चीज एक क्लियर है जी, क्या कि टॉर्चम वर्ड इज अ लैटिन ओरिजिन, जिससे निकल कर आया फ्रेंच वर्ड टॉर्ट, एंड देन सिविल रॉन्ग विच इज अ इंग्लिश वर्ड. ठीक है, आपको एक बात को और समझना है यहाँ पे, एंड दैट इज मैं जब सिविल रॉन्ग बोलती हूं तो हम लोग रॉन्ग को क्या करेंगे, हम लोग रॉन्ग को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वील डिवाइड रॉन्ग्स इन टू पार्ट. ठीक है, क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस पार्ट, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मुझे पता है अभी आपके पास नोट्स नहीं है, आपके नोट्स बिल्कुल रेडी हैं. एज सून एज यू विल बी ओवर विद दिस क्लास, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे ग्रुप पर. अभी के लिए आप अपने स्टडी मटेरियल को सामने खोलकर बैठिए, और नहीं तो इवन दीज स्लाइड्स विल बी हेल्पिंग. और मेरी बात को अभी आप अच्छे से सुन लीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये टेक्निकल चैप्टर है, लेकिन जिसको हम थोड़ा सा इजी और फनी बनाने वाले हैं. चलिए, सबसे पहले आइए, रॉन्ग कितने प्रकार के हैं. रॉन्ग दो प्रकार के हैं, एक होता है आपका क्रिमिनल रॉन्ग और एक होता है सिविल रॉन्ग. ठीक है, क्रिमिनल रॉन्ग के बाजू में स्लैश करके पब्लिक रॉन्ग भी लिखा गया, और सिविल रॉन्ग के बाजू में स्लैश करके पर्सनल रॉन्ग भी लिखा गया. अब उसका मतलब समझिए यहाँ पे, प्लीज क्लियरली समझिएगा. सबसे पहली बात है, आप एक बात को ध्यान से समझिए, जब कोई क्राइम कमिट होता है, वेन एवर देयर इज अ क्राइम कमिटेड, समझ लीजिए कि ए ने बी का मर्डर कर दिया. ठीक है, ए हैज मर्डर्ड बी. तो अब क्या हुआ, ऑफ कोर्स यहाँ पे गलत, अगर हम प्राइमा फेसी देखें तो बी और उसकी फैमिली के साथ हुआ है. ठीक है, करेक्ट है. लेकिन जब कोई भी क्राइम कमिट होता है, मर्डर इज अ क्राइम डेफिनेटली. ठीक है, जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो होता क्या है कि जिसने क्राइम कमिट किया होता है उसके अगेंस्ट सिर्फ आपके सफरर की फैमिली या सफरर नहीं होता, बल्कि पूरा स्टेट उसके अगेंस्ट हो जाता है. स्टेट मतलब पूरी कंट्री, पूरा लीगल स्ट्रक्चर आपका, सब कुछ सब लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं. द होल गवर्नमेंट इज अगेंस्ट दैट पर्सन. व्हाई आर वी डूइंग दैट? फॉर अ वेरी कॉमन सेंस रीजन, कि ये ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके सोसाइटी को गलत डायरेक्शन देती है, और आपकी सोसाइटी को इट डज नॉट मेक अ फिट प्लेस टू लिव इन. एंड देयरफॉर जब भी कोई क्राइम कमिट होता है, तो क्राइम कमिट किया होगा ए ने बी के अगेंस्ट. ए ने किसको मर्डर किया? बी को. लेकिन जब ये मर्डर हो जाता है, तब उसके बाद जब केस फाइल वगैरह होते हैं, तो बी को जाकर या बी की फैमिली को जाकर केस फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर मर्डर वगैरह है. व्हाई? बिकॉज इन दैट केस जो आपका पूरा केस बनेगा, वो क्या होगा, जो भी मर्डरर है उसके अगेंस्ट, उसके सामने कौन खड़ा होगा? मर्डरर वर्सेस स्टेट, मतलब स्टेट ही खड़ा हो गया जी. तो जब मैंने स्टेट वर्ड यूज किया यहाँ पे, इसका मतलब है फिर ये पर्सनल नहीं रहा, क्या हो गया, पूरी पब्लिक पिक्चर में आ गई. पूरा का पूरा देश एक तरफ और वो अपराधी एक तरफ. मैम अपराधी के भी दोस्त हैं, तो भाई वो एक इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन स्टेट अगेंस्ट में खड़ा होता है. तभी आपने कई बार सुना होगा केसेस का नाम, डैश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुना है, या फिर डैश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. व्हाई इज दैट? वो जो डैश है ना, वो बंदा नहीं है जिसके साथ गलत कमिट हुआ है, बल्कि वो बंदा है जिसने गलत किया है. वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी या फिर यूनियन ऑफ इंडिया, ये लोग कौन है? ये हमारी, ये जो जिसके साथ गलत हुआ है, ये सफरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो whenever there's a crime, you have to understand this very clearly.
जब भी कोई क्राइम होता है तो क्राइम हुआ होगा, एक बंदे ने दूसरे के अगेंस्ट किया होगा, ए ने बी को मर्डर किया, लेकिन हुआ क्या बच्चे, यहां पे जब बी का मर्डर हो चुका है तो अब जब केस फाइल होगा तो इट वुड बी ए वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पूरा का पूरा स्टेट ही उसके अगेंस्ट हो जाता है जब भी कोई क्राइम कमिट होता है। लेकिन दूसरे साइड पर आ जाओ, दूसरे साइड पर आपको क्लियर है कि जब कोई ऐसे भी तो रॉन्ग हो सकते हैं जो कि क्राइम ना हो, जिसके लिए आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब उनके केस में क्या किया जाए, वो रॉन्ग तो हैं लेकिन वो क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। वो कौन से रॉन्ग है, वो सिविल रॉन्ग है। वो कौन से रॉन्ग है, वो सिविल रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर्टी के केसेस हैं, आपकी लड़ाई चल रही है आपके भाई के साथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहां पर पूरी दुनिया को क्या करना, स्टेट को क्या करना, यूनियन को क्या करना उससे, तो यहां पर क्या होगा, दैट वुड बी अ सिविल केस, दैट वुड बी अ सिविल केस। क्लियर है? तो आपको एक चीज समझनी, एक तो क्रिमिनल रॉन्ग होता है और दूसरा क्या होता है, सिविल रॉन्ग। यहां पर आज की जो हमारा जो चैप्टर है, दिस इज डीलिंग विद अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग। मैं क्या बोल रही हूं, वी आर डीलिंग विद अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग, मतलब इस सिविल रॉन्ग का एक टाइप है टॉर्ट। सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट होते हैं क्या? नहीं, सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते। क्या सारे टॉर्ट सिविल रॉन्ग होते हैं? हाँ जी, इस पे भी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सारे टॉर्ट सिविल रॉन्ग होते हैं? यस, क्योंकि क्रिमिनल रॉन्ग टॉर्ट नहीं हो सकता। टॉर्ट की सबसे पहली रेक्विजिट क्या है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो एक खुद में सिविल रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन हर सिविल रॉन्ग क्या टॉर्ट बनेगा? हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं बनेगा। हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं बनेगा, बल्कि उस सिविल रॉन्ग को क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वालिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे करने पड़ेंगे और तब वो क्या बन जाएगा, टॉर्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे जो एक डेफिनेशन लिखी है, एवरी टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। यस, क्योंकि अ टॉर्ट कैन नॉट बी अ क्रिमिनल रॉन्ग और एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं बनता, बल्कि हर टॉर्ट क्या हो जाएगा, सिविल रॉन्ग ही होगा। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि टॉर्ट एक स्पीशी है ऑफ द सिविल रॉन्ग विच इज अ जेन। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा होगा कि एक है क्रिमिनल रॉन्ग, वो अभी हम यहाँ पे डील नहीं करने वाले। जब कोई भी क्राइम कमिट होता है तो दैट इज ट्रीटेड एज अगेंस्ट स्टेट। माना जाता है कि जो आपने मर्डर किया है, ये इसके खिलाफ पूरा स्टेट खड़ा है। कोई रेप हुआ है, उसके खिलाफ पूरा स्टेट खड़ा है। Whereas अगर कोई सिविल रॉन्ग होता है, सिविल रॉन्ग मैं आपको क्लियरली बोल रही हूं, सिविल रॉन्ग के केस में उसको आप पर्सनल रॉन्ग भी बोलते हो। यू से इट एज अ पर्सनल रॉन्ग। व्हाई यू आर यूजिंग द वर्ड पर्सनल रॉन्ग? क्योंकि ये दो लोगों को इन्वॉल्व करता है, ये कुछ पार्टीज को इन्वॉल्व करता है, सारे देश को इन्वॉल्व नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे समझनी है, व्हेन आई एम सेइंग यू कि क्या टॉर्ट एक रॉन्ग है? हाँ जी। कौन से तरीके का रॉन्ग है? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, टॉर्ट इज नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग। क्या इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि एवरी टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग? यस, ऐसे पूछ सकते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू, या कुछ भी इस टाइप का फ्रेम कर सकते हैं। इफ आई से यू एवरी टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, द आंसर इज यस। बट इफ आई से यू एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टॉर्ट, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो फिर अब क्या गिवन लिस्ट ऑफ कुछ ऐसी लिस्ट होती होगी कि भाई ये प्रकार के सिविल रॉन्ग टॉर्ट्स होते हैं और बाकी के टॉर्ट्स नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको क्या होगा, आपको कुछ टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको वो टेस्ट देखने पड़ेंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कि ये पर्टिकुलर सिविल रॉन्ग क्या है, टॉर्ट है कि नहीं। मतलब अगर हम ऐसा ड्रॉ करें तो ये जो बाहर वाला बॉक्स है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, सिविल रॉन्ग, और ये जो अंदर वाला बॉक्स है इसको टॉर्ट बोल सकती हूँ। क्लियर है? दैट इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। ओके, हाँ, तो इफ यू आर फाइन, एक बात समझनी, क्योंकि कुछ बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें पढ़कर बैठे होंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात अगर करी जाए तो कभी कभी हमको ये भी लगता है कॉन्ट्रैक्ट में भी जो आप अगर कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज ट्रीटेड एज अ सिविल रॉन्ग। लेकिन क्या टॉर्ट जो है वो लिमिटेड है टू कॉन्ट्रैक्ट्स? द आंसर इज नो। टॉर्ट इज नॉट लिमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट।
इट इज अ जनरलाइज्ड सिविल रॉन्ग। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया, इफ दैट इज हैपेंड, लेकिन आपके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है, तो भी आप यहां पे कवर हो जाओगे। अभी जैसे आगे आगे एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा। पर जैसे क्या बोला जा रहा है आपको, यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ आपके मेरे बीच में। कॉन्ट्रैक्ट खुद एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन क्या टॉट, हर तरीके का टॉट वही होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे? द आंसर इज नो। टॉट इज वाइडर देन कॉन्ट्रैक्चुअल रॉन्ग्स, प्लीज अंडरस्टैंड, टॉट इज वाइडर देन कॉन्ट्रैक्चुअल रॉन्ग। ओके, ये बेस्ड है आपके एक डेफिनेशन पे जो कि कवर्ड है आपके स्टडी मटेरियल में मेंशन्ड है। देयर आर 3 डेफिनेशंस। मैं इंटेंशनली वो डेफिनेशंस को फर्स्ट क्लास ऑफ टॉट्स में पिक नहीं करती, क्योंकि वो डेफिनेशन जो है वो तब समझ में बेहतर आती है जब हम पूरा टॉट समझ लेते हैं। तो वो हम जब वाइंड अप करेंगे इसको तब उस पर आएंगे, ठीक है। दिस इज सिंपल एंड क्लियर। तो अभी तक हमको क्या समझ में आया? टॉट, टॉचम वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है, टॉट वर्ड जो है एक फ्रेंच वर्ड है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल रॉन्ग ओवर हियर। 2 प्रकार के रॉन्ग है, एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है, एक सिविल रॉन्ग होता है। क्या हर टॉट सिविल रॉन्ग है? यस। क्या हर सिविल रॉन्ग टॉट है? नो, ठीक है। दिस इज सिंपल। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर टॉट और क्राइम में अंतर दिया। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्टडी मटीरियल, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। टॉट में क्या कह रहा है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट और सिविल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। आपके प्राइवेट राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया कि भाई एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ गए हैं आपके कोई रिलेटिव या फिर आपके पड़ोसी, तो दिस इज समथिंग, दिस इज रिलेटेड टू प्राइवेट राइट। आपका राइट है कि आप उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर बैठे जो कि आपको नहीं मिल पा रहा राइट एंजॉय करने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉम्पेंसेट द प्लेंटिफ। अब अगर समझ लीजिए आपकी एक प्रॉपर्टी आपके घर के बाजू में, आप कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे घूमने यूरोप और लॉकडाउन लग गया, वहीं रह गए। फिर आप आए 1-1.5 साल के बाद यहां पर, और हुआ क्या? आपने देखा शिट, ये तो मेरी जो प्रॉपर्टी थी इस पे मेरे बाजू वाले जो नालायक नेबर था हमारा, बिल्कुल पसंद नहीं था हमको, उसने कब्जा कर लिया। अब अगर समझो बच्चे, अगर एक क्रिमिनल रॉन्ग होता तो क्या होता? उसको भेजा जाता जेल। जेल जाने से सिर्फ जेल भेजा गया और उस प्रॉपर्टी को रिलीज नहीं किया गया, तो आपको क्या फर्क पड़ गया? आपको उससे मतलब ही नहीं है। आपका मेन इंटेंशन और मुद्दा क्या था? कि भाई मुझे मेरी वो प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। दैट वाज द मेन इंटेंशन। तो ओवर हियर इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है टॉर्ट के रॉन्ग्स वगैरह का, कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ कौन होता है? जो कंप्लेंट फाइल करता है। प्लेंटिफ कौन है? जो कि कंप्लेन कर रहा होगा कि उसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, ठीक है। वो किसके अगेंस्ट करता है ये प्लेंट? जिसने आपके साथ कुछ रॉन्ग किया होगा। इस चैप्टर में हम उसको टॉर्ट फीजर भी कहते हैं, मतलब द वन जिसने आपके साथ कुछ रॉन्ग किया है। वो कौन है? जो रॉन्ग करता है वो टॉर्ट फीजर होता है। तो ऑफकोर्स सी बात है, ये जाके तो कंप्लेन नहीं करेगा ना रॉन्ग करने के बाद। कौन? सामने वाली पार्टी, सफरर जाके कंप्लेन करेगा, उसको प्लेंटिफ बोलेंगे। अब ये अपने बचाव में कुछ बोलेगा ना, कोर्ट में जाकर बोलेगा कि नहीं सर ये रॉन्ग बोल रहा है, ही इज रॉन्ग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये अपने आप को क्या करता है? डिफेंड करता है। इसीलिए हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डिफेंडेंट। इज इट क्वाइट सिंपल आंसर? तो प्लेंटिफ कौन है? जिसके साथ रॉन्ग घटित हो रहा है। टॉर्ट फीजर कौन है? जो रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल। तो हम प्लेंटिफ क्यों टॉर्ट पे लेकर गया आपको? क्योंकि उसको वो राइट वापस चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा उसे। क्लियर है? वेरएज अगर मैं क्राइम की बात करूं तो क्राइम वो आपको कहता है इट इज ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट्स। राइट टू लाइफ खत्म किया, किसी का मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर किया, तो राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज किया। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे द होल कम्युनिटी विल स्टैंड अगेंस्ट यू। तभी तो वर्सेस स्टेट हो जाएगा। वर्सेस स्टेट होगा तभी तो फंडामेंटल राइट्स बोला था ना कि यू कैन गेट इट, यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट इट अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट इसीलिए अगेंस्ट में खड़ा हुआ आपके। अब इन्फ्रिंजमेंट होगा। ऑब्जेक्टिव इज टू पनिश द अक्यूज्ड इफ कॉन्विक्टेड। अगर अक्यूज्ड और कॉन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? अक्यूज मतलब अभी आप पे इल्जाम लगाए गए, कॉन्विक्टेड मतलब वो इल्जाम पे मोहर लगा दिए कोर्ट ने, ठप्पा लग गया कि भाई आपने मर्डर किया है। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट विल हैपन? आप जेल जा सकते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि अगर हम बात कर रहे होते हैं आपके टॉर्ट की, टॉर्ट को आपको समझना है इट्स प्राइवेट काइंड ऑफ रॉन्ग, क्राइम पब्लिक है, जो मैंने आपको प्रीवियस चार्ट में भी समझाया। और तो और
टॉट में मेरा इंटेंशन सामने वाली पार्टी को सिर्फ जेल भेजना ही नहीं होता, बल्कि मेरा मेन इंटेंशन होता है कि जिस राइट के लिए वो जो राइट मुझे नहीं दिया जा रहा वो राइट मैं ले पाऊं. दैट इज क्वाइट सिंपल. तो टॉट एंड क्राइम आपको ये भी क्लियर है. ओके. अब हम लोग आते हैं इस पे कंडीशंस टू फॉर्म अ टॉट. हमको इतना पता है जी कि हर सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होता, लेकिन हर टॉट सिविल रॉन्ग होता है. तो जब हर सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होता तो कौन से वाले ऐसे सिविल रॉन्ग्स होंगे जो टॉट बनेंगे. ठीक है, तो इसके केस में आइए. सबसे पहले आपको कहता है रॉन्गफुल एक्ट होगा, कुछ लीगल डैमेज, लीगल रेमेडी, ये तीनों को ऐड करा जाएगा तब टॉट बनेगा. टॉट में जिसने रॉन्ग किया होगा उसका नाम क्या रखा जाता है, टॉट फीजर, और जिसके साथ रॉन्ग घटित हो रहा होगा उसको क्या बोला जाता है, प्लेंटिफ. दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई थी कि टॉट इज बियॉन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कोई जरूरी नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो राइट इफेक्ट हुआ है वो एक अलग मैटर है, मतलब उसको तो हम कवर करेंगे यहाँ पे, लेकिन टॉट होने के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, नहीं. देयर इज नो कंडीशन सच एज हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गिविंग वन टर्म अ टॉट. क्लियर है. तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट अपने स्लाइड्स पर, ये तीन टर्म्स को मेन समझेंगे और ये हमारा मेन इंटेंशन होगा आज के लिए. रॉन्गफुल एक्ट समझना, लीगल डैमेज और लीगल रेमेडी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लीगल डैमेज को समझना है. यू विल जस्ट गो थ्रू इट अभी. कंडीशंस टू फॉर्म अ टॉट. अगर हम यहाँ पर आए कंडीशंस टू फॉर्म अ टॉट में, तो आपको क्लियरली समझना चाहिए. सबसे पहली बात है कि पहला है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन. जब कुछ रॉन्ग हुआ ही नहीं है जी, इफ देयर इज नो रॉन्ग विच इज कमिटेड, तो हम यहाँ पे आएंगे क्यों. मतलब पहली कंडीशन क्या है, कुछ रॉन्ग हुआ है, देयर समथिंग विच इज रॉन्ग. ठीक है, और तो और वो रॉन्गफुल एक्ट भी हो सकता है और रॉन्गफुल ओमिशन भी हो सकता है. रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन में अंतर क्या होता है, बहुत ही क्लियर है. कुछ रॉन्गफुल एक्ट मतलब आपने कुछ ऐसा किया, रॉन्गफुल एक्ट करना मतलब कुछ करना, आपने कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपको नहीं करना चाहिए. Whereas wrongful omission का मतलब क्या होता है, आपको कुछ करना चाहिए था, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी करनी, लेकिन आपने नहीं किया. रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन बहुत ही क्लियर. इसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं, बहुत ही एक इजी सा एग्जाम्पल. आपकी मम्मा आपको अभी प्रिज्यूम करते हैं लॉकडाउन नहीं है और आपकी मम्मा आपको घर पे छोड़कर दादी के साथ बाहर गई हैं किटी पार्टी में और बोल के गई हैं क्लियरली कि आपको इतनी पढ़ाई करके रखनी है एंड दादी को परेशान नहीं करना. तो आपको क्या बोला गया था कि पढ़ाई करनी है और दादी को परेशान नहीं करना. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको बोला गया था कि पढ़ाई करनी है. प्रिज्यूम करिए आपने दादी को तो परेशान नहीं किया, लेकिन पढ़ाई भी नहीं करी. तो पढ़ाई तो करनी चाहिए थी ना, जो नहीं करी. तो ये रॉन्गफुल एक्ट नहीं है, ये रॉन्गफुल ओमिशन है. क्यों, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं किया जो करना चाहिए था. दूसरे साइड पे आइए, दादी को बोला गया था कि दादी को परेशान मत करना. भाई हम लोग तो बहुत चिल्ड आउट लोग हैं, हमने अच्छी से पढ़ाई करी और पूरी पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई. हमने अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाया, 3-4 दोस्त घर आए और हमने बहुत तेज गाने लगा के पार्टी करी. म्यूजिक एकदम लाउड है और हम पार्टी कर रहे हैं जी. दादी नीचे डिस्टर्ब हो गई, तो उनकी तबीयत खराब थी, वो परेशान हो गई उससे. यहां पर रॉन्गफुल ओमिशन नहीं है, यहां पर रॉन्गफुल एक्ट है. मतलब आपकी मम्मा आपको बोल गई थी कि आपको पढ़ाई करनी है और आपने नहीं करी, दैट इज अ रॉन्गफुल ओमिशन. बोल के गई थी कि दादी को परेशान नहीं करना, लेकिन आपने परेशान किया, रॉन्गफुल एक्ट. तो दीज वर्ड्स हैव एन इंपॉर्टेंट थिंग. रॉन्गफुल एक्ट का मतलब होता है यू हैव डन समथिंग विच यू शुड नॉट हैव डन, दादी को परेशान. रॉन्गफुल ओमिशन मतलब यू हैव नॉट डन समथिंग विच यू शुड हैव डन, पढ़ाई. क्लियर है, दैट इज एब्सोल्युटली सिंपल एंड क्लियर. ओके, तो ये तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, कुछ रॉन्ग हुआ है. लीगल डैमेजेस की अगर मैं बात करूं, डैमेज और लीगल डैमेज में बहुत अंतर होता है. डैमेज और लीगल डैमेज में बहुत अंतर होता है. टॉट बनने के लिए सिर्फ डैमेज होना जरूरी नहीं है, बल्कि लीगल डैमेज होना जरूरी है. क्या जरूरी है, लीगल डैमेज. ठीक है, लीगल डैमेज क्या होता है जी, लीगल डैमेज वो होता है जो कि लॉ की नजरों में डैमेज है. आपकी और मेरी नजरों में डैमेज नहीं है, बल्कि किसकी नजरों में डैमेज है, लॉ की नजरों में.
नॉट एवरी डैमेज इज अ डैमेज इन द आईज ऑफ लॉ। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से वाले डैमेज हैं जो लॉ की नजर में भी डैमेज होंगे। डैमेज और लीगल डैमेज, टू डिफरेंट थिंग। टॉर्ट बनने के लिए सिर्फ डैमेज से काम नहीं चलेगा, क्या बनना पड़ेगा? लीगल डैमेज बनना। तो लीगल डैमेज कैसे बनती है कोई चीज, उसके लिए हमको क्या समझने पड़ते हैं, ये दो टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ती है। डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम। ये ऐसा लग रहा है कि एक सेंटेंस को हमने बस आगे पीछे करके रख दिया, मीनिंग सेम होएगा, नहीं, मीनिंग दोनों के अलग है। इसमें डैमनम का मतलब क्या होता है? डैमेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डैमनम? डैमेज। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिने, विदाउट साइन भी बोलते हैं, कुछ सिने भी बोलते हैं। आई एम गोइंग टू प्रोनाउंसिएट एज सिने, तुम्हारी मर्जी है, वो आप जैसे भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। इंजूरिया की अगर बात करी जाए, इंजूरिया का मतलब यहां होता है राइट टू कंप्लेंट इन द कोर्ट। तुम्हारे पास अधिकार होना चाहिए कंप्लेंट करने का कोर्ट में, तब वो क्या होता है? इंजूरिया। अब समझिए बात को, पहले तो मैंने आपको वर्ड्स के मतलब समझाया। डैमनम का मतलब है डैमेज, सिने का मतलब होता है विदाउट, और इंजूरिया का मतलब होता है राइट टू कंप्लेंट इन द कोर्ट। ये अभी सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड्स के मतलब समझे आपने। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू हाउ दीज विल वर्क। ये जब हम एक लाइन बनाएंगे इसकी, तो ये कैसे बनेंगे, इस पे गौर करें। डैमनम सिने इंजूरिया का मतलब क्या होता है कि डैमेज तो है, डैमेज है, डैमनम डैमेज है, विदाउट अ राइट टू कंप्लेंट इन द कोर्ट। यू डोंट हैव अ राइट टू कंप्लेंट इन द कोर्ट, यू डोंट हैव इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। मतलब तुम्हारा कोई लॉ मानता है कि तुम्हारा कोई लीगल राइट इंफ्रिंज नहीं हुआ। अगर मेरा कोई लीगल राइट इंफ्रिंज नहीं हुआ तो तुम्हारी नजर में वो डैमेज होगा जी, लेकिन लॉ को लगता है कि कोई तुम्हारा लीगल राइट तो इंफ्रिंज नहीं हुआ, इसलिए तुम जाकर उसके पास कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि लॉ की नजरों में वो डैमेज तो है ही नहीं। तो आपको क्लियरली एक यहां पे एक चीज समझनी है, इसको एक एग्जाम्पल से लेकर जाएंगे हम लोग। डैमेज सिने इंजूरिया को लेट्स टेक इट विद एन एग्जाम्पल। दिल्ली में अगर आप रहते हैं या आपने सुना होगा, आप जानते हैं इस बात को बहुत ही क्लियरली कि यहाँ पे मोमोज बहुत मशहूर हैं। मतलब पीपल ऑफ दिल्ली लव्स मोमोज, और यहाँ के मोमोज काफ़ी दूर दूर से लोग खाते हैं, आते हैं खाने के लिए। इनफैक्ट आपके टीचर CS तुषार पहाड़े, वो अपने लास्ट ट्रिप पे आई कॉल्ड हिम कि सर कहाँ पर हैं आप, तो ही वॉज स्टैंडिंग एट अ मोमो स्टॉल, अ वेरी रिनाउड मोमो स्टॉल, और वहाँ पे मोमोज खाए। वेरी रिनाउड जब मैं आपको बोलती हूँ तो अगर आप में से कोई दिल्ली कवासी होगा तो आपको पता होगा वी आर टॉकिंग अबाउट डोलमा आंटी के मोमोज, ठीक है। तो अगर डोलमा आंटी के मोमोज अगर हमने सुने हुए हैं कि बहुत मशहूर हैं ऑफ कोर्स, तो अब हुआ क्या, लॉकडाउन चलने लग गया। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 2020 में। बहुत दिनों से हमने मोमोज नहीं खाए, बहुत दिनों से हमने मोमोज नहीं खाए, और उसकी वजह से अब हम एकदम पागल होने लगे। अब हम जानते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे लोगों के कुकिंग स्किल्स बाहर निकल कर आए थे, तो हमने मोमोज बनाने शुरू करे, और मोमोज बनाए हमने। एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार, उसके बाद बहुत बेहतरीन मोमोज बनाने लग गए। अब जब नेसेसिटी होती है द मदर ऑफ एनी इन्वेंशन, ये तो हमने सुना ही हुआ है। तो अब हमने क्या किया, लॉकडाउन जब खत्म हुआ तो हमने डोलमा आंटी के मोमोज के सामने जाकर, एकदम सामने जाकर अपनी एक मोमोज की टपरी डाली। ठीक है, अभी हम लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, टपरी अफोर्ड कर, ठीक है। तो हमने एक मोमोज की टपरी डाली, और क्योंकि हमें उम्मीद थी कि ये सब अच्छा करने वाला, हमने जब इनिशियली उसको बेचना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन हमने लोगों को फोकट में खिलाया। फिर क्या हुआ, वो इतने अमेजिंग, हमने 4-5 तरीके की चटनियां भी बनाई उसके साथ। पीपल नो हाउ मच यू लव द मोमो की चटनी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ बच्चे, हमने अपने स्टॉल का नाम रख दिया बुक माई मोमोज, बुक माई लेक्चर, बुक माई मोमोज। क्यों? क्योंकि हम इतने अमेजिंग मोमोज बनाते थे कि बुकिंग चलने लग गई। पहले डोलमा आंटी के मोमोज इतने मशहूर थे, इतने मशहूर थे, लाइन लगी होती थी, लंबी लाइन। अचानक से आपकी मोमोज की टपरी खुलने के बाद डोलमा आंटी की मोमोज लाइन कट गई। आंटी को काफी नुकसान हुआ है। कैसे? मॉनेटरी लॉस तो होगा ना यार, सारा कस्टमर तुमने खा लिया उनका, डैमेज तो है। क्योंकि कहाँ आंटी की एक लंबी लाइन लगती थी, अच्छा खासा कमाते थे। अब क्या हुआ, आपने सारे कस्टमर्स अपनी साइड शिफ्ट कर लिए। अब क्या होगा, डैमेज तो हुआ है आंटी को, डैमेज तो हुआ है।
तो डैमेज आंटी ने क्या किया, आंटी ने सोचा क्यों ना मैं जाके कोर्ट में इसके खिलाफ कंप्लेन करूं कि मेरी टपरी के सामने मोमोज की टपरी कैसे डाली इसने। अब गए, लेकिन आप तो बुक माय लेक्चर के स्टूडेंट हैं और बुक माय मोमोज की दुकान खोलकर बैठे हैं, लॉ तो जानते थे। आपने क्या बोला कोर्ट के सामने ऐसे बहुत स्टाइल मार के कि लिसन डूड, आई नो माई राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। बोला बिल्कुल सही कह रहा है बंदा, इज राइट। तो भैया मतलब जो मैं सेल आउट कर रहा हूं अपने मोमोज, मैं अपना राइट टू प्रैक्टिस एनी बिजनेस प्रोफेशन यूज कर रहा हूं। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला डोलमा आंटी को, टाटा बाय बाय। आपको डैमेज तो होगा, हुआ है, क्योंकि आपके कस्टमर्स इन्होंने ले लिए, लेकिन आपके पास लीगल राइट नहीं है कि आप इनके खिलाफ आके कंप्लेन करें। इसीलिए दिस इज अ डैमेज बट दिस इज नॉट इंजूरिया। This may be a damnum, but this does not amount to injuria. Damnum sin injuria हमको समझ में आ गए। मतलब जब डैमेज तो है, लेकिन यू डोंट हैव अ राइट टू कंप्लेंट इन द कोर्ट बिकॉज देयर इज नो लीगल इन्फ्रिंजमेंट। आपका कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ राइट का, लीगल राइट का कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ। इफ दैट वुड हैपन, इफ देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट इन द लीगल राइट बट देयर इज अ डैमेज, will that action amount to tort? The answer is damnum sine injuria की जो भी चीजें होती हैं वो tort नहीं बनती, that will not become a tort। damnum sine injuria समझ में आया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है समझ। damage without right to go to the court, याद रखेंगे हमेशा बुक माय मोमोज। क्लियर? आपके बुक्स में भी एग्जाम्पल वही उस टाइप का है, नेबरहुड बिजनेस वाला, क्योंकि एक्चुअल में ये केस था, दैट वाज अ केस लॉ, जिसमें एक स्कूल ने बाजू में एक स्कूल के बाजू में एक स्कूल कंपटीशन में खुल गया था और उन्होंने अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी, सारे बच्चे उठ के वहां चले गए। समझ रहे हो? तो अब आइए, हम लोग ने थोड़ा अपना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लिया था क्योंकि अब लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो गया और हम मोमोज को मिस करते हैं, तो एग्जाम्पल में तो हम मोमोज के बादशाह बन ही सकते हैं। चलिए आइए, इंजूरिया सिने डैमनम। यहां पर क्या हो गया बच्चे, देखो इंजरी मतलब यहां पे ये वाली कौन सी इंजरी होती है, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू कंप्लेंट इन द कोर्ट। यू हैव अ राइट टू कंप्लेंट इन द कोर्ट बट देयर इज नो डैमेज, देयर इज नो डैमनम। कोई डैमेज हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, डैमेज होना जरूरी नहीं है यहां पे। अगर आपके पास राइट है, अगर आपके पास राइट है, इफ यू हैव अ राइट टू गो टू द कोर्ट, देखो कॉमन सेंस लगाओ, अगर डैमेज हुआ है और राइट भी है जाने का, तब तो भैया वो टॉर्ट है, जाएंगे। अगर डैमेज हुआ है लेकिन लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, ये वाला केस है, टॉर्ट नहीं है, कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। तीसरे साइड आओ, लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, डैमेज हो या नहीं हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा, वो टॉर्ट होता है। उसको अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लॉकडाउन चल रहा है जी, आपकी सुबह सुबह बेहतरीन घूमने जाने की आदत थी, आप वॉक्स पे जाते थे एंड आपको पार्क्स में वॉक करना पसंद, तो आपने इनिशियली स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, आप तो रोज जा रहे थे पार्क में, आपने सोचा जिस पार्क में मैं रोज जाता हूँ इट्स अ पब्लिक पार्क, आप वहां पर गए और वहां बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, अंदर जाने किसी को नहीं दिया जा रहा, आप बहुत सैड हो गए। तो आप रोड से वापस आ रहे थे, एकदम सुबह गए थे ताकि पुलिस ना पकड़े, रास्ते पे आपको दिखता है एक बंगलो, ठीक है, जिसमें फेंस नॉर्मल सी लगी हुई है और हम अंदर घुस सकते हैं, ठीक है, हम उसमें एंटर कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने सोचा वाओ व्हाट अ बंगलो और कितना अमेजिंग गार्डन है, उसके गार्डन देख के ही, उसके गार्डन को ही देख के हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। हमने क्या किया, हमने उस फेंस के नीचे और उस गार्डन के अंदर एंटर कर लिया। अब वो जिस इंसान का गार्डन था वो बालकनी से थोड़ी देर में आता है, उठता है और देखता है ओ देयर समवन इनसाइड माय गार्डन। अब यहां पे आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप बेचारे मासूम से बच्चे अपने जूतों को किनारे उतार कर, बल्कि जूते के साथ भी नहीं, जूतों को किनारे उतार कर ग्रास पे चल रहे थे। कुछ हार्म तो नहीं हुआ ना, कुछ डैमेज हुआ, लेकिन क्या वो बंदे के पास राइट है कि वो कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकता है बोलकर कि मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, मेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है? हाँ, जा सकता है, क्योंकि वो जो गार्डन था वो पब्लिक गार्डन नहीं था, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसको हमने ट्रेसपास कर दिया, जिसको हमने क्या कर दिया, ट्रेसपास। शिट, अब क्या होगा? इस एग्जांपल में देखो बच्चे, देयर इज नो डैमेज यू हैव कॉज्ड टू द प्रॉपर्टी बट स्टिल दैट पर्सन कैन ड्रैग यू टू द कोर्ट सेइंग
that you have trespassed his property and therefore it will amount to a tort. क्योंकि उसके पास राइट है अगर जाने का कोर्ट में, मतलब कोर्ट में जाने का अगर राइट होता है तो वो आपको बोलते हैं इट इज अ लीगल डैमेज. तो आपको ये समझ में आ रही है बात. अब इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं. आप ठहरे नलायक, आप गए वहां पे, आपने जूते वूते उतार के वॉक करना, आप टेम्प्ट हो गए ना, आप गए वहां पर, आपने पेड़ पौधे तोड़े, आपने और उसके वहां पे गार्डन में बेहतरीन तरीके से फर्नीचर वगैरह था, आपने वो भी तोड़ ताड़ दिया. अभी इस केस में भी वो कोर्ट जा सकता है. हाँ जी, इस केस में तो क्वेश्चन ही नहीं है ना कि नहीं जा सकता, क्योंकि डैमेज भी है और तो और आपके पास लीगल राइट भी है कोर्ट जाने का. तो आप समझिए बात को. एक होता है व्हेन देयर इज अ डैमेज एंड दैट डैमेज इज आल्सो अ लीगल डैमेज. फॉर एग्जांपल ये वाला जो थर्ड वाला एग्जांपल था कि आपने उसके गार्डन में घुस गया, तो आपने उसका राइट जो था सिविल राइट उसको इन्फ्रिंज किया ट्रेसपास करके उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने उसे परमिशन नहीं ली थी, फिर भी आप घुस गए चुपके से. ठीक है, ध्यान से समझिए. ट्रेसपासिंग इज अ सिविल रॉन्ग, लेकिन कुछ ट्रेसपासिंग क्रिमिनल रॉन्ग भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे. अभी एक पार्ट उसका बता दूंगी मैं. तो अब यहां पर क्या हुआ, दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या बोला था कि आपने सिर्फ जाके उसके पार्क में घूमा है, लेकिन आपने कुछ तोड़ा ताड़ी कुछ नहीं किया, आप बहुत प्यारे और अच्छे मासूम नन्हे बच्चे. ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या, तब भी वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है. व्हाई? फॉर अ वेरी सिंपल, दैट इफ दैट वुड दैट इज अमाउंटिंग टू अ राइट इन्फ्रिंज्ड, सिविल राइट इन्फ्रिंज्ड, चाहे डैमेज हुआ या नहीं उससे. ये जो है आपका इंजूरिया का मतलब क्या होता है, यू हैव अ राइट टू गो टू द कोर्ट इवन इफ देयर इज नो डैमेज. सेकंड कैटेगरी. ये वाला कौन सा था, डैमनम सिने इंजूरिया, मतलब डैमेज है लेकिन यू डोंट हैव अ राइट टू गो टू द कोर्ट, क्योंकि कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ. इसमें बुक माई मोमोज का एग्जाम्पल आएगा. क्लियर है? दैट इज हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट. जैसे मैंने आपको बोला ट्रेसपास करना प्रॉपर्टी को, जैसे ट्रेसपास करना प्रॉपर्टी को सिविल रॉन्ग होता है, टॉर्ट भी है. ठीक है, कुछ जो आपके ट्रेसपासिंग प्रॉपर्टीज क्रिमिनल रॉन्ग में चली जाती हैं, कब होता है, जब वो थेफ्ट के केसेस होते हैं. चोर आएगा रात को और चोरी करके जा रहा है, तो चोरी करना तो इट्स अ क्राइम ना, तो फिर उसको वहां पे ले लिया. क्लियर है? तो हमको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि लीगल डैमेज होना जरूरी है, डैमेज से बात नहीं बनेगी. और लीगल डैमेज को समझने के लिए हम दो टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं, एंड दैट इज डैमनम सिने इंजूरिया एंड इंजूरिया सिने डैमनम. ठीक है, दैट इज क्वाइट सिंपल. डैमनम सिने इंजूरिया इज डैमेज विदाउट यू हैविंग राइट टू गो टू द कोर्ट. मतलब तुम्हारी नजर में डैमेज है लेकिन कोर्ट की नजर में डैमेज नहीं है. कोर्ट की नजर में डैमेज नहीं है, तभी उसको क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट अ लीगल डैमेज एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ टॉर्ट. सेकंड साइड पर आओ, तुम्हारे को डैमेज हुआ हो या नहीं डैमेज हुआ हो, कोर्ट में जाने का अधिकार है. हाँ जी है, मतलब कोर्ट की नजर में तुम्हारा राइट इन्फ्रिंज हुआ है. हाँ जी हुआ है. क्या है, लीगल डैमेज है. हाँ जी है. तो लीगल डैमेज तो कंडीशन थी सेकंड वाली. इट्स सिंपल एंड क्लियर. यस, इजियर. क्वेश्चंस भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो. ये एक जिस्ट चार्ट बनता है इसका, आपके डैमनम सिने इंजूरिया और इंजूरिया सिने डैमनम का. मैक्सिमम क्या है, डैमनम सिने इंजूरिया मीनिंग इसका डैमेज विदाउट इंजरी. इंजरी का मतलब यहां पे क्या है, लीगल राइट टू गो टू कोर्ट, लीगल राइट टू गो टू कोर्ट. इंजरी विदाउट डैमेज, देयर इज अ राइट टू गो टू द कोर्ट बट कोई डैमेज नहीं है. ये टॉट है और ये टॉट नहीं है. दिस इज देयर इन योर नोट्स. ये नोट्स में चार्ट डाला हुआ है. मैम डैमेज भी है और इंजरी भी है. भाई क्वेश्चन ही नहीं है ना, तुम्हारी नजर में डैमेज, मेरी नजर में डैमेज, चलो कोर्ट चलते हैं. कोर्ट में हूं यहां पर. तो बेसिकली आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि लीगल डैमेज होना जरूरी है, लीगल डैमेज होना जरूरी है. इफ अ डैमेज इज ऑल्सो अ लीगल डैमेज, जिसमें तुमने एक तोड़फोड़ कर दी थी उसके गार्डन में, हमें कोई आपत्ति दिक्कत नहीं, चलते हैं कोर्ट. इफ देयर इज अ डैमेज इन योर आइज बट नॉट अ लीगल डैमेज, बुक माई मोमोज, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा. इफ देयर इज नॉट अ डैमेज बट द कोर्ट गिव्स यू लीगल राइट टू कम टू द कोर्ट, आप ट्रेसपास हुई थी आपकी प्रॉपर्टी बिना कोई प्रॉपर्टी को हार्म करे, इज इट ऑल क्लियर है, इजी एंड क्लियर. आ गया होगा आई एम श्योर. तीसरी कंडीशन क्या आती है इसमें आपके टॉट्स में, पहला रॉन्गफुल एक्ट, कुछ रॉन्ग घटित होगा. जब सब कुछ सही चल रहा है लाइफ में तो क्या टॉट में नहीं आएंगे ना. लीगल डैमेज समझा दिया. लीगल डैमेज हमेशा याद रखिएगा, डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम.
लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए, लीगल रेमेडी, देयर शुड बी अ लीगल रेमेडी। अब रेमेडी और लीगल रेमेडी में अंतर है। लीगल रेमेडी इज समथिंग वेयर देयर इज अ रेमेडी अवेलेबल अंडर अ लॉ। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कभी कभी केसेस में एक्सेप्शंस भी आते हैं, ट्रेसपास केस में आता है, विल अंडरस्टैंड। इसको भी एग्जाम्पल से लेकर जाते हैं। लीगल रेमेडी मतलब कोई भी रेमेडी नहीं, ऐसी रेमेडी जो कि लॉ प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये चैप्टर जो है मैं आपका 1 घंटे में कंप्लीट कराऊंगी, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया मैंने। आप लोग सबने सोचा कि 1 घंटे के लिए ठीक है, हम लोग मैम से फटाफट पढ़ लेंगे, एग्जामिनेशन कल है आपका, आपने प्रिज्यूम किया। लेकिन नहीं, उस जितने बजे का मैंने निर्धारित टाइम आपको दिया था उस टाइम पे ये ट्रेन आई नहीं, मैं पढ़ाने ही नहीं आई। आप तो पूरा प्लान करके बैठे थे कि भाई टॉट वाला चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, मैम करा देगी 1 घंटे में कंप्लीट, कल एग्जाम है जी, हो जाएगा हमारा काम। रॉन्ग तो हो गया आपके साथ, तो हुआ है यार, एथिकली मैंने बहुत बुरा कर दिया आपके साथ। अब क्या होगा समझिए बात को। आपने सोचा कि ये सब मैम ने किया, कल पेपर से आने के बाद मैम को घर से ही, मैम घर से बाहर निकलेंगी, मैम के सर पे बोरा डाल के उनको किडनैप कर लेंगे, या फिर किनारे में ले जाके बेहतरीन तरीके से मारेंगे। अब क्या हुआ, यहां पे रेमेडी नहीं, ये लीगल रेमेडी नहीं है, इससे तुम्हें थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी, लेकिन ये लीगल रेमेडी नहीं है। वो आपको क्या कह रहे हैं, देयर शुड बी अ रेमेडी अवेलेबल इन द लॉ, रेमेडी अवेलेबल इन द लॉ। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आदमी चाहे तो उसको वापस मार सकता है, लेकिन नहीं, वो कहां जा रहा है, वो कोर्ट जा रहा है, दैट इज देयर। लेकिन एक एक्सेप्शंस भी होते हैं इस केस में, ट्रेसपासिंग इज एन एक्सेप्शन। कुछ केस में क्या होता है, ट्रेसपास करने के लिए आप कभी कभी अपने लीगल राइट को यूज करने के बजाय सेल्फ हेल्प में भी चले जाते हो। समटाइम्स यू ऑल्सो गो इन फॉर सेल्फ हेल्प। ये देखिए, सेल्फ हेल्प इज ऑल्सो अ रेमेडी अंडर काइंड ऑफ टॉट्स। कुछ आप इसको भी रेमेडी कंसिडर किया जाता है। टाइप ऑफ रेमेडीज अभी हम लास्ट में देखेंगे इस चैप्टर के, लेकिन आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि लीगल रेमेडी का मतलब होता है अ रेमेडी अंडर द आईज ऑफ लॉ, ऐसी रेमेडी जो लॉ के आंखों के जो कि लॉ की आंखों में रेमेडी होती है, दैट इज सिंपल, पहली बात। लेकिन आपको एक बात समझनी है, लॉ ने खुद ही कभी कभी क्या दिया हुआ है, एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि ठीक है सेल्फ हेल्प आपने कर ली, इट्स ओके। उस समय पे वो गार्डन में जब आपके एंटर किया था, आपने क्या किया, आपने उस बंदे को बाहर निकलवा दिया अपने सर्वेंट्स के द्वारा, या आपने टॉमी को उसके पीछे छोड़ दिया। टॉमी खदेड़ के, गार्डन तक नहीं, मोहल्ले के बाहर खदेड़ कर आया। तो आपने क्या किया, सेल्फ हेल्प प्रिंसिपल, और वो कोर्ट में आपके अगेंस्ट कंप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने आपके राइट को इन्फ्रिंज किया। दूसरा, अब इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी एग्जाम्पल है और जो समझने में नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आप प्रिज्यूम करिए कि आप एक हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, प्रिजम्पशन है, आप हॉस्टल के रूम को अपना अच्छे से लगा के, लैच वगैरह लगा के लॉक नहीं किया आपने, क्योंकि आपके रूममेट्स वगैरह आते जाते रहते। आप गए कोचिंग पढ़ने, आपकी पूरे दिन कोचिंग चलती है, बहुत सारे पढ़ाई करी आपने, उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर कंबाइंड स्टडीज भी करी। फिर क्या हुआ, आप रात को वापस आते हैं अपने रूम में और आप देखते हैं कि आपके रूम के जैसे आपने दरवाजा खोला, सामने एक आदमी बेहतरीन बहुत सारी ड्रिंक करके वहां पे पड़ा हुआ है और आप ऐसे टंबल हो गए उस पर। फिर आप उठे और आपने कहा कि ये क्या है, वो एक इंसान गिरा पड़ा था। वो आपका रूममेट नहीं था और ना ही तो वो हॉस्टल का कोई इंसान था जिसको आप जानते भी नहीं थे। ऑफ कोर्स उस बंदे ने क्या किया है, ट्रेसपास किया है। आपके पास लीगल राइट है कि आप कोर्ट जाकर रेमेडी ले सकते हो, लेकिन टॉट भी है, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रात के बजे हैं 1, आप कहां जाएंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उठा के उस बंदे को घसीटेंगे और बाहर फेंक के, यही करेंगे ना लॉजिकली? तो अगर यही करेंगे तो आपने क्या किया, आपने उस बंदे को सेल्फ हेल्प के प्रिंसिपल में बाहर फेंक कर आया। सेल्फ हेल्प चलेगा? एब्सोल्युटली अलाउएबल। देखो, इसमें इस चीज को करते हुए थोड़ा सा फोर्स भी अगर अप्लाई करना पड़ा चलेगा, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल एज पर सर्कमस्टांसेस, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। आपने बाहर उसको बैल्कनी में रख दिया, चलेगा? आपने बैल्कनी से धक्का मार दिया नीचे इस बेचारे आदमी को, ये नहीं कर सकते। तो आपको रीजनेबिलिटी चेक करनी, यू हैव टू चेक द रीजनेबिलिटी।
आपने उसको घसीट के बाहर, घसीटते हुए आपने उसको मिस हैंडलिंग भी करी उसकी, फिर आपने घसीटते उसको बाहर छोड़ा और वहां ले जाके आपने बैट निकाल के धन धन मारा उसको. नो, यू कैन नॉट डू दैट. So what are we trying to tell you? Self-help can be there. Self-help is also a remedy under TOTS. But self-help को करते वक्त अगर फोर्स अप्लाई करा जा रहा है, यूजुअली ट्रेसपास, जब लोग घुस आते हैं आपकी प्रॉपर्टी के अंदर तो आप उनको निकलवाते हैं, ठीक है, तो ऐसे उसमें सेल्फ हेल्प यूज कर सकते हैं. लेकिन जो फोर्स इस्तेमाल करेंगे वो रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो उल्टा अपन के ऊपर क्रिमिनल केस बन जाएगा. धक्का मार दिया तो उस आदमी को मैंने बालकनी के ऊपर से, मेरे ऊपर क्रिमिनल केस बन जाए. क्लियर है? तो लीगल रेमेडी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया. तीनों चीजें क्लियर है. फर्स्ट आपको क्या समझ में आया? वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट हमने, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए. सेकंड, देयर शुड बी अ लीगल डैमेज. लीगल डैमेज का मतलब अ डैमेज व्हिच इज अ डैमेज इन द आईज ऑफ लॉ. डैमनम सिन इंजूरिया, डैमेज विदाउट हैविंग अ राइट टू गो टू द कोर्ट. मतलब ये डैमेज है लेकिन लीगल डैमेज नहीं, तो टॉर्ट नहीं हो सकता. दूसरा, डैमेज हो या नहीं हो लेकिन राइट टू गो टू द कोर्ट है तो टॉर्ट होगा. क्लियर है? ये आपको क्लियर समझ में आ चुका है? So this is something which is very easy and understandable. We still have a lot of time. मैं ये विशेष लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले केसेस जो हैं ये मैं कल उठाऊंगी. आज हम लोग इस पार्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स इन केस ऑफ पर्सनल लिबर्टी. Before I'm moving on to this concept, first you need to tell me, just need to tell me if there's any kind of doubts regarding this. अभी के इस केस में कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हो. कोई डाउट है? नहीं भी है तो भी टेक्स्ट में लिख दो कि देयर इज नो डाउट, so I at least can move further. You guys are not very interactive. Why is it so? समझ में नहीं आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप. If there is any problem which we can address, we will be doing it. अगर ऐसा भी है कि आपको 1.5 आवर का टाइम ज़्यादा लग रहा है और आप थक जाते हैं क्योंकि अभी प्रैक्टिस छूटी होगी और अभी नए नए स्टूडेंट्स हैं, तो बता सकते हैं आई कैन रिड्यूस द टाइम टू 1 आवर. ठीक है, चलिए. कोई डाउट्स नहीं है? वी विल कम डाउन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड सेफ्टी के अंदर टॉर्ट्स के टाइप्स क्या हैं. हम पहले इसको देखते हैं. इसमें आज की क्लास में हम केवल और केवल ये 3 टाइप्स देखेंगे, या फिर साथ में नर्वस शॉक को भी इंक्लूड कर देंगे क्योंकि ये चारों को इकट्ठा समझने में ज्यादा क्लैरिटी आती है लाइफ. ठीक है. बैटरी, असॉल्ट, बॉडीली हार्म, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, नर्वस शॉक, डिफॉर्मेशन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये आपके 7 तरीके के पर्सनल फ्रीडम एंड सेफ्टी के अगेंस्ट टॉर्ट्स हैं. These are torts against your personal freedom and safety. Okay, there's a question. Please explain unliquidated damages once more. बच्चे, unliquidated damage शायद आपने वो पॉइंट वहां से उठाया डेफिनेशन से. वैसे मैंने आपको बोला कि मैं डेफिनेशन आपको परसों करवाऊंगी, लेकिन मैं आपको अनलिक्विडेड डैमेज का मतलब समझा देती हूँ. अनलिक्विडेड डैमेजेस का मतलब होता है जहां पे कोई डैमेज प्रीफिक्स्ड नहीं होता. प्रीफिक्स्ड का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डैमेज हमको नहीं पता होता है. उसका रीजन समझाती हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ. जैसे मैंने आपको बताया बच्चे कि जो टॉर्ट्स होता है, टॉर्ट्स इज वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट, इजंट इट? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें एक पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा होना चाहिए. अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, इफ आई हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको ये चीज कर दूंगी, या मैं आप प्रिज्यूम करिए मैं एक बेकरी चलाती हूँ और आपका बर्थडे, और मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि मैं आपको केक बेक कर, आपने ऑर्डर प्लेस किया एंड आई वाज सपोज टू गेट यू अ केक टुडे बिफोर 12 o'clock एट नाइट. 12 बजे से पहले मुझे आपको केक भिजवाना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ हुआ. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच वी एंटर्ड, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप वहां पर टिक करते हैं जब ऑनलाइन ऑर्डर भी सब चीजें प्लेस होती हैं. इट इज प्रिज्यूम टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स में आएगा. मैंने आपको केक नहीं भिजवाया और आपका बर्थडे 12 o'clock कमेंस हो गया. ऑफकोर्स सी बात है, आपको आई बहुत गुस्सा. अब यहां पर क्या होगा? जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा,
कॉन्ट्रैक्ट में मतलब जो भी हमारे और आपके बीच में तय हुआ होगा उसके हिसाब से आप अपने डैमेजेस क्लेम करेंगे। आप मुझे जेल भेज देंगे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप क्या बोलेंगे, जेल क्राइम नहीं है ना, ये जेल नहीं भेजेंगे। और जेल अगर भेज भी दिया होता तो आपको क्या खुशी मिल जाती है, आपका केक आया आपके पास, नहीं। तो यहां पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था तो डैमेज कौन डिटरमाइन करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हमने आपको क्या बताया, जो टॉर्ट है, टॉर्ट इज अ वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट, इजंट इट? क्योंकि कई केसेस में जैसे उस बंदे ने आपकी लैंड को ट्रेसपास कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना किया कि वो नहीं करेगा, लेकिन आपके साथ रॉन्ग हुआ है और आपके पास लीगल राइट भी है कोर्ट में जाने का। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, तभी तो बोला था कि टॉर्ट क्या है, वाइडर टर्म है। तो कई अगर तो कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे डैमेजेस क्या होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है, क्योंकि टॉर्ट इज अ वाइडर टर्म, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पिक्चर्स में आते हैं, जो कि प्रीफिक्स्ड नहीं होते। प्रीफिक्स्ड नहीं होते मतलब हमको नहीं पता अभी कि हम अगर इस बंदे के अगेंस्ट केस करेंगे तो इसके अगेंस्ट मैं कितने डैमेजेस क्लेम कर पाऊंगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट प्रीफिक्स। क्लियर है? ओके, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ डेफिनेशन। वो डेफिनेशन जो है वो लास्ट क्लास में कवर होगी। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो मैं आपको बॉडीली इंजरीज के खिलाफ वाले आपको समझा रही हूँ। देयर आर 7 टोटल: बैटरी, असॉल्ट, बॉडली हार्म, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, नर्वस शॉक एंड डिफॉर्मेशन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी हम लोग सबसे पहले बैटरी समझते हैं, ठीक है? बैटरी और असॉल्ट को साथ में उठाते हैं। बैटरी का मतलब क्या होता है, जब एक बंदा फोर्स अप्लाई करता है दूसरे इंसान पे, और जब उसने उस दूसरे इंसान से उसका कंसेंट या उसका लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होता, उससे कंसेंट भी नहीं लिया और लॉफुली जस्टिफाइड भी नहीं है। कुछ चीजें समझा रही हूं मैं आपको, समझो बात। पहली बात क्या हुआ, आपने किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाई किया सामने वाली पार्टी पे, भैया आपने उसका मर्डर कर दिया, तो हम यहाँ हम बैटरी में नहीं घूमेंगे, फिर मर्डर है ना, फिर तो क्रिमिनल लॉ आईपीसी में चले जाएंगे। लेकिन आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, धक्का मारा फॉर एग्जाम्पल, और उसके लिए आपने कंसेंट भी नहीं लिया था उससे, एट द सेम टाइम लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं था। लेट अस गिव एन एग्जांपल, आराम आराम से समझते हैं। अगर सिर्फ बैटरी और असॉल्ट भी खत्म कर पाया तो चलेगा, हमको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। समझिए, आप आपने क्या किया यहाँ पे, आप बेसिकली आप गए ऋषिकेश, ठीक है? ऋषिकेश में अगर आपको पता होगा तो बंजी जंपिंग और आपका फ्लाइंग फॉक्स और ये सब कुछ चीजें हैं, जायंट स्विंग। तो आपने क्या किया, आपने पैसे पे करे ऋषिकेश में बंजी जंपिंग करने के लिए। अब अगर बंजी जंपिंग आपने करी होगी, नहीं करी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप इंस्टा पे मेरे पेज पे जाके मेरी बंजी जंप को देख सकते हैं। जब आप जाके उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो जो पीछे जो पार्टी रहती है, जो आपको बंजी जंप करा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको धक्का मारते हैं, दे विल जस्ट पुश यू। तो इफ यू आर इन अ बंजी जंप, आपको डाइव करना होता है, ऐसे करके कूदना होता है। एंड इफ इट्स अ जायंट स्विंग, तो आप बस अपने आप को धक्का मार के आगे चले जाएंगे, वो आपको एक पुश करते हैं, दे जस्ट पुश यू अ लिटिल, ठीक है? तो यहां पे क्या हुआ बच्चे, फोर्स अप्लाई किया उन्होंने, फोर्स अप्लाई किया, लेकिन आपके कंसेंट से किया है। बस आपको बता दिया गया था ना कि जैसे ही हम धक्का मारेंगे आपको कूद जाना है आगे। तो देयर इज अ फोर्स, बट योर कंसेंट वॉज टेकन। बैटरी है, क्योंकि क्या बोला, फोर्स अप्लाई किया और साथ में क्या होना चाहिए, आपका कंसेंट नहीं लिया होना चाहिए, या फिर लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास। लॉफुल जस्टिफिकेशन को भी हम एक एग्जांपल समझते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप छत पे गए एक दिन, आपने देखा बहुत बड़ी छत थी, बहुत बड़ी, आपके पूरे 14-15 फ्लैट्स की इकट्ठी छत वहां पर। 4th फ्लोर पे एक लड़की रहती थी जिसको हम जानते भी नहीं थे, लेकिन हमने देखा वो एकदम ऐसे खड़े होकर जंप करने वाली थी, सुसाइड कमिट करने वाली थी। शिट, आपके तो आप डर गए, लेकिन आपका दिमाग काम किया उस वक्त। आपने क्या किया, आपने जाकर उसको रोक लिया, उसके बाद वो उधर की नालायक कहती है आपको, हाउ डेयर यू टच मी लाइक विदाउट माय परमिशन, और कहती मैं कंप्लेन करूंगी इसके खिलाफ। नहीं कर पाएगी, क्योंकि डेफिनेटली आपने उससे कंसेंट नहीं लिया था, लेकिन
लेकिन आपके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है उस फोर्स से उसको खींचने का। एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, आप जा रहे थे स्कूल से आते वक्त रास्ते में आपने देखा एक छोटा बेबी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, उतने में ट्रक आया। अब आपने क्या किया, ट्रक, आपको पता था कि बच्चे को कुछ हो सकता था, आपने धक्का मार दिया उस बच्चे को, ट्रक को थोड़ा धक्का मारेंगे, आपने बच्चे को धक्का मार दिया जिससे वो बच्चा तेजी में किनारे जाकर रोड के गिर गया। आपने यहां पे फोर्स अप्लाई किया है, हाँ जी। कंसेंट लिया था बच्चे से, ना जी। लेकिन आपके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है, हाँ जी। बैटरी है, ना जी। क्योंकि बैटरी बनने के लिए क्या होना पड़ता है, देयर शुड बी अ फोर्स जो कि अप्लाई हुआ हो, और तो और जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसके लिए लीगल जस्टिफिकेशन भी नहीं है और कंसेंट भी नहीं लिया गया। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं और लीगल फोर्स अप्लाई किया गया है, लीगल फोर्स कह रही हूं, अगर फोर्स अप्लाई किया गया है तो फिर बैटरी बनती है। फोर्स का मतलब है मैम मैंने बहुत जोर से धक्का मारा, जरूरी है? नहीं। हाउ ट्रिवियल इट मे बी, छोटू सा भी अगर होगा, ट्रिवियल हो या सिग्निफिकेंट हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, उससे हार्म पहुंचा है नहीं पहुंचा है हमको फर्क नहीं पड़ता। फोर्स का मतलब यहाँ पे फोर्स है। ये भी हो सकता है कि वो जो आपने धक्का मारा उस बच्चे को, वहां पर जाकर उसको कुछ नहीं लगा, या फिर उसका घुटना छील गया, वहां पत्थर पड़ा हुआ था, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे तब भी आपके अगेंस्ट से कुछ नहीं हो सकता। रीजन बीइंग आप लॉफुली जस्टिफाइड थे। इसका मतलब है रोड पे चलते हुए मैं किसी को भी धक्के मारते हुए जाती जाऊंगी, वो नहीं है ना, वो परमिटेड नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट परमिटेड। तो यहां पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। पहली बात है कि अगर जैसे बंजी जंप का एग्जाम्पल लिया था, वहां पे कंसेंट था, फोर्स अप्लाई हुआ लेकिन कंसेंट के साथ चलेगा। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल लिया, जहां पे हमने उस लड़की को बचाया था, फोर्सली हमने उसको पुल किया था। तीसरा हमने उस बच्चे को धक्का मार दिया था, लेकिन वो भी अलाउड था क्योंकि लीगल जस्टिफिकेशन था। लास्ट में हमने देखा रोड पे चलते हुए हम जिसको चाहे धक्के मारते हुए जाते हैं, भाई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं है, और तो और ना तो हमारे पास क्या कहते हैं उसका कंसेंट है। ऑफ कोर्स इट विल अमाउंट टू अ बैटरी। फर्स्टली एलिमेंट्स ऑफ बैटरी आपको समझ में आ गए होंगे। देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, चाहे वो कितना भी ट्रिवियल हो, कितना भी इनसिग्निफिकेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। एक सिंपल से टच को भी बैटरी कंसिडर किया जाता है। माइंड यू, एक सिंपल सा टच भी जो है वो भी बैटरी कंसिडर किया जा सकता है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको इनअप्रोप्रिएटली कोई टच कर देता है, आपसे कंसेंट लेगा? ऑफकोर्स नहीं। ठीक है, लॉफुल जस्टिफिकेशन है? ऑफकोर्स नहीं। इट इज अमाउंटिंग टू अ बैटरी, इट इज अमाउंटिंग टू अ बैटरी। ठीक है, दैट इज क्वाइट सिंपल। तो थोड़ा सा टच भी है, देखिए, इवन अ टच ऑफ अ पर्सन इन एंगर और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन इज अ बैटरी। गुस्से में किसी ने टच किया, गुस्सा नहीं भी है, और है ना यहाँ पे वर्ड, और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन इज अ बैटरी। ठीक है, बैटरी मतलब कोई भी प्रकार का फोर्स, टच एक्सेट्रा, टच को भी कंसिडर करना, याद रखना, कोई भी प्रकार का फोर्स, टच एक्सेट्रा जिसके लिए आपने कोई परमिशन नहीं ली है, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, देन इट इज अमाउंटिंग टू बैट। नेक्स्ट आपका आता है, इन दोनों को रिलेट भी करेंगे बाद में क्योंकि रिलेट करना जरूरी है, इसलिए लेट अस मेक इट द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, असॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको असॉल्ट में, असॉल्ट का मतलब ये होता है एक एप्रीहेंशन क्रिएट करना। एप्रीहेंशन का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिससे कि सामने वाली पार्टी को अंदेशा लग जाएगा कि अब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ घटित होने वाला है। मतलब आपको क्या कह रहे हैं, आपने कुछ ऐसा एक्शन, कुछ इस तरह कुछ ऐसा कर रहे हैं आप जिससे कि सामने वाली पार्टी के दिमाग में ये इंप्रेशन पड़ गया है कि अब तो शायद ये गलत होने वाला है, मेरे साथ तो ये गलत होने वाला है। गलत हुआ है या नहीं हुआ उससे हमको मतलब नहीं है, आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि सामने वाली पार्टी को एक एप्रीहेंशन मिल गया, देयर इज एन एंजाइटी इन हिज माइंड, देयर इज एन एप्रीहेंशन, देयर इज एन इंप्रेशन गिवन टू हिज माइंड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विच विल हैपन विथ मी। नाउ व्हाट इज, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट। देखो इन दोनों की पिक्चर्स में डिफरेंस देखो, यहां पे फोर्स अप्लाई हो गया है, देखो पिक्चर में फोर्स अप्लाई हो गया है, यहां पर देखो थप्पड़ पड़ने वाला था, तो लड़की ने अपने आप को पीछे कर लिया, बच गई। बैटरी है, हो भी सकता है आदमी ने फिर मारा ही ना हो, सिर्फ ऐसे कर रहा हो, रुक गया था वहीं पे। बैटरी है? नहीं, बैटरी नहीं है। असॉल्ट है? हाँ असॉल्ट है, क्योंकि सामने वाली पार्टी को बस लगा दो भाई अब तो थप्पड़ पड़ ही गए,
बचपन में भी आपके साथ ये बहुत बार हुआ होगा, स्कूल में याद है, टीचर डंडी दिखाती थी ऐसे, पड़ेगी एक, या फिर थप्पड़ दिखाती थी, मम्मी तो आंखें भी दिखा के असॉल्ट कर देती है। मतलब हमको, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ फिजिकली टच भी नहीं हुआ, एनीथिंग, नथिंग हैज हैपेंड फिजिकली ओवर हियर, बट वी हैव गॉट एन आइडिया दैट देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। मतलब जब मैम आ गई थी पास एकदम ऐसे तमाचा जड़ने, तो क्या हुआ यहाँ पे, हमको तो लगा था आज तो हम गए बेटा। तो ओवर हियर सामने वाली पार्टी प्लेंटिव, क्योंकि मैं यहाँ पे टॉट फीजर बनने वाली हूं ना, तो आपको ऐसा फील हो गया था कि भाई मुझे तो आज जोर से एक तमाचा पड़ने ही वाला है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड टू बी एन असॉल्ट। व्हेन यू गिव एन एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द प्लेंटिव दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट मे हैपन, दैट मे हैपन। उसके बाद वो होगा नहीं होगा एक अलग बात है। अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, असॉल्ट। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से सुनिए। अगर हो जाता है तो असॉल्ट के बाद, जस्ट बाद क्या आ जाएगा, बैटरी। असॉल्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, बैटरी। ये भी तो हो सकता है ना कि बैटरी आए ना, सिर्फ असॉल्ट हुआ हो, मतलब आपको सिर्फ एक एप्रीहेंशन दिया था कि हम कुछ गड़बड़ करने वाले, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। दिस इज समथिंग वेयर देयर इज एन असॉल्ट, लेकिन बाद में बैटरी नहीं हुई। अच्छा, इसको अलग तरीके से अच्छे से समझिएगा। मतलब अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दूं, आप मुझे बताएंगे ट्रू है या फॉल्स है। एवरी असॉल्ट इज फॉलोड बाय अ बैटरी, एवरी असॉल्ट इज फॉलोड बाय अ बैटरी। इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? राइट डाउन। वेरी नाइस, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टीचर ने ऐसा हाथ उठाया, पीछे से प्रिंसिपल आ गई, अब हाथ तो नीचे नहीं मार पाई, तो यहां पे क्या हुआ, असॉल्ट हुआ आपके साथ, लेकिन बैटरी नहीं हो पाई। क्लियर है? अच्छा, अब स्टेटमेंट को थोड़ा सा उल्टा करो। क्या ये बोला गया एवरी असॉल्ट इज फॉलोड बाय अ बैटरी, तो स्टेटमेंट निकली फॉल्स। अगर मैं बोलूं एवरी बैटरी इज preceded by a assault, every battery is preceded by a assault, the statement is true or false? Every battery is preceded by a assault, मतलब पहले हमको अंदेशा होगा और फिर हमारे साथ कुछ गलत घटित होगा। इवन, अच्छा इसके लिए ट्रू आ रहा है, इसका एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो हुआ क्या यहां पे, ध्यान से देखना। अगर मैं आपके पास आ रही थी ऐसे पीछे, आपको इस सामने से तमाचा मारने के लिए, ठीक है, अब तमाचा जड़ भी दिया, आपको लगा शिट मैम मेरे पास आ रही है, असॉल्ट तो हुआ, साथ में तमाचा जड़ भी दिया, मतलब बैटरी से पहले असॉल्ट भी हुआ आपके पास। थोड़ा सा एग्जाम्पल चाहिए। आप जा रहे थे रोड के किनारे से वॉक करते हुए, आप अपने ही ईयरफोन्स लगा के बेहतरीन तरीके से आप अपना काम बेसिकली वॉक कर रहे थे। पीछे से कुछ असामाजिक तत्व आते हैं बाइक पर, सम एंटी सोशल एलिमेंट्स, और वो आपके बाल खींच लेते हैं या कुछ भी इस टाइप का करते हैं। पीछे से आए हैं वो, अगर वो आगे से आते इतनी पास से, तो मुझे अंदेशा लग जाता कि मेरे साथ कुछ रॉन्ग घटित होने वाला है। तो यहां पे क्या हुआ, असॉल्ट बैटरी के पहले ही आ जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो बैटरी होने वाली थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वॉज नॉट व्यूइंग दैट। नॉर्मली जब पीछे से अटैक होता है तो उसमें बैटरी हो जाती है, डायरेक्टली असॉल्ट का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि आपने सामने वाली पार्टी के दिमाग में ये एप्रीहेंशन क्रिएट ही नहीं किया होता कि कुछ रॉन्ग घटित होने वाला होता है। इसको आप ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से, बैटरी एंड असॉल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या हुआ ये देखो, दिस इज व्हाट बच्चे, दिस इज असॉल्ट, ये असॉल्ट है। क्यों है असॉल्ट ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूं तुमको, एक मुक्का मारूंगा और आप ऐसे पीछे। कितनी बार ऐसा होता था बचपन में, भाई बहन बीच में तो ये होता है, हम पूरे टाइम बचते रहते हैं, मार के दिखा, असॉल्ट। दूसरा आपके यहाँ पे आता है बैटरी। अगर हम बैटरी की बात करें तो ये वाला एग्जाम्पल है, असॉल्ट हुआ, ऐसे मुक्का देने वाले थे, पीछे से मम्मी आ गई, मुक्का नीचे, मतलब असॉल्ट हुआ लेकिन बैटरी नहीं। मम्मी कोई घर पे नहीं है, दे धनाधन, आज तो छोटा भाई कुटा है। असॉल्ट भी बैटरी भी। लेकिन इस वाले पिक्चर को देखिए, यहां पे सामने वाली पार्टी को पीछे से हमने डंडा मारा, पीछे से डंडा मारा, बैटरी तो हो गई ना,
लेकिन असॉल्ट नहीं हो पाया, क्योंकि अगर सामने से मारते तो उसके दिमाग में एप्रीहेंशन जानता। इसका मतलब है अगर मैं बोलूं आपको कि एवरी असॉल्ट इज फॉलोड बाय अ बैटरी, तो आपने उसका आंसर दिया था फॉल्स, बिल्कुल सही बोला था। और अगर मैं आपको बोलूं एवरी असॉल्ट इज प्रिसीडेड, सॉरी, एवरी बैटरी इज प्रिसीडेड बाय द असॉल्ट, ये ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसका आंसर वाई? क्योंकि जनरली और एवरी में बहुत अंतर है। जनरली या यूजुअली ऐसा होता है दैट बैटरी के पहले असॉल्ट आता है, लेकिन वर्ड कौन सा यहां पे? यूजुअली है। यूजुअली व्हेन देयर इज अ बैटरी देयर विल ऑल्सो बी एन असॉल्ट, यूजुअली वर्ड है, बट नॉट फॉर द इंस्टेंट व्हेन अ पर्सन इज हिट फ्रॉम बिहाइंड। लेकिन जब इंसान को पीछे से मारा जा रहा है तो वहां पे असॉल्ट नहीं होगा, लेकिन केवल बैटरी होगी। लेकिन अगर असॉल्ट और बैटरी साथ में आ रहे हैं तो हमेशा पहले क्या होएगा? असॉल्ट पहले होगा। क्रोनो, देखो बनाने वाले ने भी थोड़ा दिमाग लगाया वहां पर, बिल्कुल आपका इट इज अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। पहले असॉल्ट होगा ए, फिर बैटरी होगी बी। क्लियर है? कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज जो नहीं समझ में आई है, बॉडीली हार्म एंड नर्वस शॉक कल देखेंगे। तो आपको असॉल्ट समझ में आ गया है जी। Assault is when you give an impression to a party that there's something wrong which may occur. वो एक्चुअली में रॉन्ग हुआ हो या नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? किसी, अच्छा मैंने आपके ऊपर बंदूक तान दी ऐसे, हैंड्स अप, बैटरी है, असॉल्ट है। बेल्ट ऐसे निकाला मैंने, अब आज तू कटेगा, असॉल्ट है। कूटना शुरू कर दिया, बैटरी है। क्लियर है? कोई भी डाउट है प्लीज यू कैन आस्क, इफ देयर इज नो डाउट। आई थिंक आई हैव रिवाइज्ड द कंसेप्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। Tortum is a Latin word, tort is a French word which means wrong. If I talk about two type of wrong, there's a civil wrong, there's a criminal wrong. If I talk about a criminal wrong, that is treated as public wrong, क्योंकि माना जाता है कि वो आपने state के against commit किया है। Whereas if I talk about civil wrong, it's kind of a private wrong, क्योंकि दो parties या कुछ parties ही involved होती हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि tort और contractual wrong में अंतर है। Contractual wrong is a narrow term, टॉट वाइडर टर्म है। ठीक है, ये भी समझाया आज आपको कि टॉट, क्या हर सिविल रॉन्ग टॉट होता है? द आंसर इज नो। लेकिन क्या हर टॉट सिविल रॉन्ग होता है? द आंसर इज यस। तो फिर कौन से वाले सिविल रॉन्ग टॉट बनेंगे? वैसे सिविल रॉन्ग टॉट बनेंगे, पहली बात है एक रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन है। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन का मतलब समझाया था, दादी का एग्जाम्पल। दूसरी बात है देयर इज अ लीगल डैमेज। लीगल डैमेज का मतलब क्या होता है? मतलब डैमेज, तो डैमेज आपकी नजरों में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ की नजरों में डैमेज होना चाहिए, मतलब लॉ के पास जाने का, अप्रोच करने का राइट होना चाहिए, पहली बात। तीसरा आपने क्या देखा था? देयर शुड बी अ लीगल रेमेडी अवेलेबल। लीगल रेमेडी में लॉ ने खुद सेल्फ हेल्प के केसेस भी दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत फोर्स भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने उसको घसीटते हुए बाहर करा, ठीक है, घसीटते हुए बेचारे के कपड़े वपड़े थोड़े हिला दिए आपने, इट्स ओके। लेकिन आपने वहां जाके उसको बेचारे को बैट से कूट दिया, धक्का मार दिया, नहीं चलेगा। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट सिंपल। एंड क्या ये डैमनम सिने इंजूरिया आपने समझा, विच इज नॉट अ टॉट, क्योंकि इट्स अ डैमेज बट यू डोंट हैव अ लीगल राइट टू गो टू द कोर्ट। इंजूरिया सिने डैमनम, यू हैव अ लीगल राइट टू गो टू द कोर्ट। डैमेजेस हो या नहीं हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ में आ गया होगा, सारे एग्जाम्पल्स याद है ना अपन को? डैमनम सिने इंजूरिया में बुक माई मोमोज, इंजूरिया सिने डैमनम में दो एग्जाम्पल्स लिए थे, एक जिसमें डैमेज भी था और आपके पास इंजूरिया भी था। वो कौन सा था? जिसमें आपके गार्डन को हार्म किया गया था। वेरएज जहां पे ट्रेसपास किया लेकिन गार्डन को हार्म नहीं किया, इंजूरिया सिने डैमनम, हम उसको भी कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। दिस इज क्वाइट सिंपल। लीगल रेमेडी वाला केस मैंने आपको बता दिया, सेल्फ हेल्प भी बताया था। देन वी हैव कम डाउन टू बैटरी असॉल्ट एंड बॉडी, बैटरी एंड असॉल्ट ही हमने समझा। बैटरी का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाई करना, फोर्स कितना भी ट्रिवियल हो फोर्स माना जाएगा। टच भी किया किसी को इनअप्रोप्रिएटली, वो भी कवर होगा अगर आपने कंसेंट नहीं लिया या फिर आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आपने कंसेंट लिया है, बंजी जंप वाले इंसान ने मुझे धक्का मारा था, चलेगा, तो फिर मैं बैटरी नहीं रोऊंगी बाद में। दूसरी बात है आपका कि आप अगर लॉफुल जस्टिफिकेशन है, आपने उस बच्चे को भी धक्का मारा, उसका घुटना भी छिल गया बेचारे का, लेकिन आपने उसको मरने से बचा लिया, लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो बैटरी नहीं कंडक्ट हुई। इज क्वाइट सिंपल। एंड क्या फिर इसके बाद आपने देखा असॉल्ट। असॉल्ट में क्या होता है? सामने वाली पार्टी को आप एप्रीहेंशन देते हैं, यू जस्ट गिव एन आइडिया दैट यू मे डू समथिंग रॉन्ग टू दैट पर्सन,
ठीक है, बैटरी और असॉल्ट में अंतर क्या है? बैटरी में एक्चुअल में टच वगैरह होता है और इसमें सिर्फ एप्रीहेंशन है कि अभी हम कॉन्टैक्ट करने वाले हैं तुम, ठीक है, किसी को डराना, बंदूक निकालना, हैंड्स अप, दैट्स एन असॉल्ट, दैट्स नॉट बैटरी। बैटरी और असॉल्ट का इंटर रिलेशन बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूं विल एवरी बैटरी सॉरी एवरी असॉल्ट बी फॉलोड बाय अ बैटरी, द आंसर इज नो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सिर्फ तुमको हैंड्स अप बोला था लेकिन एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ करने वाली नहीं हूं, तो असॉल्ट हुआ लेकिन बैटरी नहीं हुई। तो क्या इसका मतलब यह है कि एवरी बैटरी विल हैव एन असॉल्ट प्रिसीडेड? It usually happens. The answer it is usually happens, but not true in all cases. क्योंकि जब अटैक पीछे से होता है तो बैटरी होती है लेकिन असॉल्ट नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर असॉल्ट और बैटरी दोनों हो रहे हैं तो पहले कौन आएगा? हमेशा असॉल्ट, फिर बैटरी। क्लियर? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. इफ देयर इज नो प्रॉब्लम लेट अस फाइंड अप टुडे, वील बी टुगेदर एंड कल हम आगे का इसको लेकर जाते हैं। कल आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस भी इसमें आएंगे, रेलिंग्स वर्सेस फ्लेचर वगैरह का, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर ये अगर आपने घर में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि हम इसको थोड़ा फन बनाएंगे। आई एम श्योर आपके सारे दिमाग में एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल जस्ट गिव यू द नोट्स इन लाइक नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। आप उसमें अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपने कहीं ना कहीं जाके नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए। Thank you so much, guys. All the best and take care. Bye.